वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल की उत्तरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान यानी कि एयरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी कि मीटेरियोलॉजी कहते हैं। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इनके कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैसों की बात करें तो फिर याद रखिएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78.8% है, जबकि पृथ्वी पर जो है वायुमंडल के अंदर में ऑक्सीजन जो है 20.95% है, आर्गन जो है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% और इसी प्रकार से जो है आपका नियोन 0.002%, हीलियम जो है 0.0005% और क्रिप्टॉन जो है 0.001% और जेनन 0.00009%, जबकि हाइड्रोजन जो है वो आपका 0.00005% है। और ये डेटा जो दिया गया है ये क्लास 11 के एनसीईआरटी के भौतिक भूगोल के सिद्धांत नामक किताब से लिया गया है। वायुमंडल में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण गैसों में बात करें तो सबसे प्रमुख जो है आपका नाइट्रोजन है। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है, जैसा कि मैंने अभी बताया 78.8%। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं हो तो फिर आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाएगा। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। ये गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती हैं। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन को नहीं जला सकते, अतः ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये गैस जो है वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये सबसे भारी गैस है और इस कारण ये सबसे निचली परत में मिलती है। इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वैसे ये 90 मिलीमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 90 मीटर की ऊंचाई में, यहाँ पे मिलीमीटर नहीं होगा, 90 मीटर की ऊंचाई तक जो है पाई जाती है। ये गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य होती है। ये इस प्रकार से जो है कांच घर यानी कि पौधा घर या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है। दूसरी गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। याद रखिएगा, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ओजोन की बात करें तो ये गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। ये वायुमंडल में अधिकांश या कह सकते हैं कि अधिक ऊंचाइयों पर अति न्यून मात्रा में मिलती है। ये सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है। जलवाष्प की बात करें तो वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। ये ऊंचाई के साथ घटती जाती है। ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कुहासा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है।
विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्य ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार ये एक कंबल का काम करता है जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है जलवाष्प और CO2 यानी कि वाटर एंड CO2। याद रखिएगा कि जलवाष्प के अलावा सूर्य ताप और सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी करती हैं। धूल कणों का बात करें तो धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कण के स्रोत हैं समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल एवं उल्काओं के टूटे हुए कण। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधों के प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। वायुमंडल की संरचना की बात करें तो वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। ये वायुमंडल के सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल, आंधी एवं बारिश जैसी घटनाएं जो हैं इसी मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। जैविक क्रिया के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करके करने वाले भाग को जो है क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस, ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। दूसरा मंडल है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण, जलवाष्प आदि कुछ भी नहीं होती है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिन्हें मूलाभ मेघ यानी कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि ये इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाबसन इकाई यानी कि डॉबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर के मध्य मानते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जाती है। वायुमंडल का हमारा तीसरा मंडल है मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फियर। मध्य मंडल संताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर ये -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। और चौथा जो हमारा वायुमंडल का परत है या मंडल है वो है आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर।
आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, तथा इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि ये भाग कम वायु दाब तथा परावैद्युतिक किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव एवं E1, E2, F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। और लास्ट जो हमारा वायुमंडल का मंडल है वो है बाह्य मंडल यानी कि एग्जोस्फियर। आयन मंडल से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस की होने की वाली घटनाएं हैं। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातः काल यानी कि डाउन, जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रालिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी कि ऑरोरा बोरियालिस एवं दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश यानी कि ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण उत्पन्न कारण जो है सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय प्रकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य ताप का यानी कि इंसोलेशन का। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। ये ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य के प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर ध्रुवों पर जो है 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर की भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्य तप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। सौर विकिरण का ये परावर्तन जो है लघु तरंगों में ही होता है। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्य ताप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को करने के काम में नहीं आता है। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। पृथ्वी जो है सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग जो है प्राप्त करती है। वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का केवल 14% भाग ही ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल गर्म और ठंडा निम्न विधियों से होता है। पहला है चालन यानी कि कंडक्शन। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा का ये प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुएं का जो तापमान है वो एक जैसा ना हो जाए। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है।
वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। संवहन का बात करें कन्वेक्शन का, तो पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल के ताप का संचरण करती है। वायुमंडल का लंबवत तापन की ये प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वो हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती है। इस प्रकार वो वायु निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर ले जाती है। ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद वो भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। वायुमंडल गर्म होने में ये मुख्य यानी कि वायुमंडल को गर्म करने में जो है ये मुख्य भूमिका निभाता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। याद रखिएगा कि संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल गैसीय एवं तरल पदार्थों में होता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच बंधन कमजोर होता है। ये प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होता है। अब बात करते हैं विकिरण का, तो किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरणतया सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी और उसके वायुमंडल का गर्म होना। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। ये ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे जो है सूर्य तप से। अभी वहन यानी कि एडवेक्शन का बात करें तो वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती हैं तो उन्हें गर्म कर देती हैं। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से जो है उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायुमंडल द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती है। याद रखिएगा कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू अभिवहन का ही परिणाम है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट के बारे में। तो मान लीजिए कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य तप 100 इकाई है। इन 100 इकाई में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयां अवशोषित होती है। 14 वायुमंडल में, 51 जो है पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयां पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। इनमें से 17 इकाइयां तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है और 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। 6 इकाइयां स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयां संवहन के जरिए और 19 इकाइयां संग्रहण की गुप्त ऊष्मा के रूप में। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें 14 इकाइयां सूर्य तप की और 34 इकाइयां जो है पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। सॉरी, वायुमंडल जो है विकिरण द्वारा इनको भी जो है वापस अंतरिक्ष में लौटा देता है। अतः पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटाने वाली विकिरण की जो है इकाइयां क्रमशः 17 और 48 है, जिनका योग मिल करके जो है आपका 65 होता है। वापस लौटाने वाली ये इकाइयां उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो सूर्य के प्राप्त होती है। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट या फिर कह सकते हैं कि ऊष्मा संतुलन है। अब बात करते हैं हम तापमान का।
तो वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा हवा के का जो है डिग्री में माप है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों पर प्रभावित होता है। पहला है उस स्थान का अक्षांश रेखा, दूसरा समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता, समुद्र से उसकी दूरी, वायुमंडल संहति का परिसंचरण, पोषण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, और छठा है स्थानीय कारक। तापमान का वितरण की अगर बात करें तो जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। ये वो रेखा है जो समान ताप वाले स्थानों को जो है जोड़ती है। विषुवत-रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता यानी कि कंटिन्यूअलिटी, सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। समताप रेखा की बात करें तो ये वो कल्पिक रेखा है जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण को निम्न लक्षण होते हैं। समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती है। इसका कारण ये है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। दूसरा, जल और स्थान पर तापमान भिन्न होते हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है और वहां तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट है। समताप रेखाओं के बीच की दूरी पे ताप प्रवणता, तापमान के बदलने की दर का अनुमान जो है लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो ताप प्रवणता कम होती है। पांचवा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंध में होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः वहां पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती हैं। संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी और जुलाई के महीनों में न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं दो महीनों को चुना जाता है। तापांतर यानी कि रेंज ऑफ टेम्परेचर, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला है दैनिक तापांतर, किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंदर अंतर को जो है वहां पर का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। वार्षिक तापांतर ये दूसरा प्रकार है तापांतर का। जिस प्रकार दिन और रात के तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित बैरखोयास्क नामक स्थान का है। विशेष के किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को जो है तापीय विसंगति कहते हैं। वायुमंडलीय दाब, पवन एवं वायु राशियां। वायु दाब का बात करें तो मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सामान्य दिशाओं में समुद्र तल पर वायुमंडल
सॉरी वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पकड़ने वाला दाब होता है। वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अलग अलग जो यंत्र हैं उनके आविष्कारक कौन है। तो पारद वायु दाब मापी जो है ई टॉरिसेली ने बनाया था, और निद्रव वायु दाब मापी लुसियन विडाई ने बनाया था। सेल्सियस थर्मामीटर एंडर्स सेल्सियस ने डेवलप किया था, और केस आर्द्रता मापी जो है डी सॉसर ने बनाया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है, वो है आपका 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायु दाब को मिली, बार और पास्कल में भी मापते हैं। व्यापक रूप में प्रयोग की जाने वाली दाब की इकाई को किलो पास्कल कहते हैं। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार या 1013.2 किलो पास्कल होता है। वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। ये ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिलीबार वायु दाब एवं -49.7 डिग्री सेल्सियस मानक तापमान होता है। समदाब रेखा की बात करें तो वो कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है, समदाब रेखा यानी कि आइसोबार कहलाती है। वायु दाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है तो दाब प्रवणता अधिक होती है, परंतु जब समदाब रेखा एक दूसरे से दूर होती है तो दाब प्रवणता कम होती है। याद रखिएगा कि दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध है। विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब, ये पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री से उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ सालों भर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। इसलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोल्ड्रम कहते हैं। याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्री बल सर्वाधिक होती है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे धकेलती है। इस कारण भी यहाँ वायुदाब कम होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती है। यहाँ उच्च दाब होने के दो कारण। पहला, विषुवत रेखीय दाब से गर्म होकर ऊपर उठने वाली ठंडी और भारी होकर कर्क रेखा और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है, और उच्च जो है वायु दाब उत्पन्न करती है। दूसरा, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियां कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती है, जिससे वहां पर उच्च वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। याद रखिएगा, विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती है। इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। इसका कारण ये है कि मध्य युग में यूरोप के अंदर खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों से लाद कर घोड़े भेजे जाते थे। प्रायः इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। अतः जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का बात करें तो 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायुदाब
निम्न वायु भार की पेटियां पाई जाती है, जिसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ध्रुवीय उच्च वायु दाब। तो 80 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती है। आइए जानते हैं पवनों के बारे में। पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण वायु यानी कि हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा यानी कि एयर करंट कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती, परंतु वास्तविक स्थिति ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। अतः पवन कई कारणों के प्रभावाधीन अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है। ये कारण है दाब प्रवणता बल, कोरियोलिस प्रभाव, अभिकेंद्रीय त्वरण, भूघर्षण। कोरियोलिस प्रभाव की बात करें तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होती है जाती है। इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1844 ईस्वी में किया। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरेल का नियम कहते हैं। इसे 22 बैलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर और निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसके ठीक विपरीत होगी। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। ये ध्रुवों पर सर्वाधिक एवं विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है, यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने वाले होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। पवन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला प्रचलित पवन, दूसरा मौसमी पवन और तीसरा है स्थानीय पवन। प्रचलित पवन की बात करें तो पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या अस्थाई पवन कहते हैं। अस्थाई पवनें एक वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती है। इसके उदाहरण है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन की बात करें तो दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को इनकी पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के दिए हुए। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं व्यापारिक पवन का तो लगभग 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में जो है विक्षेपित हो जाता है। अब इसके अतिरिक्त जो है कुछ बात करते हैं फैक्ट का, और ये स्थानिक शीतल हवाएं हैं।
इनका नाम और इनके स्थान को याद रखना है हमें। तो बिलीवाउ शीतल हवा अलास्का में बहती है। इसी प्रकार से जो है आपका बोरा शीतल हवा एड्रियाटिक तट पे, मिस्ट्रल जो है स्पेन एवं फ्रांस में, बुरान जो है रूस में, वाइज जो है दक्षिणी फ्रांस में, पैम्पीरो अर्जेंटीना में, इसी प्रकार से फ्रिया जेम ब्राजील में, नार्दर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, नार्टी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, पेनल्टी दक्षिणी अफ्रीका में, पेपागायो मैक्सिको में, मेस्ट्रेल उत्तरी इटली में, नेवाडाओस इक्वाडोर में, विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में, सिस्टान जो है पूर्वी ईरान में, हबूब जो है सूडान में, पुरगा जो है टुंड्रा प्रदेश में, केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में। और केप डॉक्टर को जो है टेबल ब्लॉक भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं इसके बाद दूसरा, सॉरी ध्रुवीय पवनों के बारे में बात करते हैं, उसके बाद दूसरा पवन। ध्रुवीय पवन की बात करें तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। मौसमी पवन की बात करें तो मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहा जाता है, जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर और समुद्री समीर। स्थल और समुद्री समीर की बात करें तो उष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल और समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं, उन पर उच्च दाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पौने समुद्र से स्थल की ओर समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की ओर समुद्र की अपेक्षा जो है जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने वाली स्थल समीर प्रवाहित होती है। स्थानीय पवन की बात करें तो प्रमुख गर्म स्थानीय पवन देख लेते हैं। पहला है चिनूक। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म एवं शुष्क पवन है। ये पवन रॉकी पर्वत से के जो है पूर्व पशुपालकों के लिए बड़ा लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में ये बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है। दूसरा है फॉन। ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशुचारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। तीसरा है हरमटन। ये सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ये पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। चौथा है सिराको या सिरोको। ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। जब ये भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम है खामसिन, ये मिस्र में, गिबिली लीबिया में, चिली ट्यूनिसिया में, लेस्ट मैड्रिया में, सिरोको इटली में और लेबेक स्पेन। सीमुम का बात करें तो ये अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर का बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सामल का बात करें तो ये इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सांडा आना की बात करें तो ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांडा आना घाटी से बहने वाली यानी कि चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। इसी प्रकार से कोयम बैंग
जो है जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है, ये तंबाकू की खेती को काफी नुकसान पहुंचाती है। जेट प्रवाह यानी कि जेट स्ट्रीम की बात करें तो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे नलिकाकार विसर्पी पवन प्रवाह को जो है जेट प्रवाह कहते हैं। ये 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होता है। ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में ये अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। ये पृथ्वी पर तापमान के वितरण को संतुलन बनाए रखने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के अतिरिक्त जो है हम लोग बात कर लेते हैं कुछ गर्म हवाओं और उनके स्थानों के बारे में। तो ट्रेमोंट गर्म हवा मध्य यूरोप में बहता है। अयाला जो है फ्रांस में। इसी प्रकार से जो है आपका बर्मस दक्षिणी अफ्रीका में। सुखोवे रूस और कजाकिस्तान में। बाग्यो जो है फिलीपींस द्वीप समूह में। गारिच जो है दक्षिण पूर्वी ईरान में। लू जो है उत्तरी भारत में। सैलेनो जो है आपका दक्षिण पूर्वी स्पेन में। सामुन जो है ईरान में। अब बात करेंगे हम लोग वायु राशियां के बारे में, यानी कि एयर मासेस के बारे में। तो वायुमंडल का वो विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो, वायु राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु राशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है। एक वायु राशि में कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती है। प्रत्येक परत में वायु के तापमान और आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। ये जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आइए जानते हैं वाताग्र के बारे में, यानी कि फ्रंट्स के बारे में। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र चार प्रकार के होते हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। शीत वाताग्र की बात करें तो जब शीतल व भारी वायु आक्रामक आक्रामक रूप में उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है और इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। उष्ण वाताग्र की बात करें तो यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप में जो है ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती हैं तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। अचर वताग्र का बात करें तो जब वताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती। अधिविष्ट वताग्र का बात करें तो यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वताग्र को अधिविष्ट वताग्र कहते हैं। याद रखिएगा कि वताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी के कारण वायु ऊपर उठती है और बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहिरुष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय जो है चक्रवात यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो याद रखिए कि वे चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती है उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में उष्ण व उत्तरी दिशा में से जो है ठंडी व हवा प्रवाहित होती है।
जब वाताग्र के साथ वायु दाब कम हो जाता है, उष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर और ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है। इस चक्रवातीय परिवाह से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण वाताग्र और एक शीत वाताग्र होता है। उष्ण वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। ये उष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता तथा अधिविष्ट वाताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिशील होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक होने के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्रकृति आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिमी प्रशांत एवं दक्षिणी चीन सागर में टाइफून, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाने जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां स्थितियां हैं। पहला, बृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। दूसरा, कोरियोलिस बल का होना। तीसरा, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर होना, और सॉरी अंतर जो है कम होना। और चौथा है कमजोर निम्न दाब क्षेत्र। और पांचवा है समुद्री तल तंत्र पर उत्तरी अपसरण। चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है जो इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है। समुद्र से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। वे चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। याद रखिएगा, वो स्थान जहां से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर के बारे में। तो बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अस्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र प्रणालियां नहीं होती है। दूसरा कि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति केवल समुद्रों में होती है और स्थलीय भागों में पहुंचने पर ये नष्ट हो जाते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात का बात करें तो इसका प्रभाव जो है क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव क्षेत्र बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात से कम होता है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में चलता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है, यानी कि व्यापारिक पवनों का अनुगमन करता है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी की बात करें तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार से विशिष्ट आर्द्रता का बात करेंगे तो वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। और तीसरा है आपका सापेक्ष आर्द्रता, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प और उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा जो है व्यक्त कर सकते हैं। सापेक्ष आर्द्रता बराबर किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा
गुणे 100 बट्टा उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग जो है संघनन के बारे में। तो याद रखिएगा कि जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को जो है संघनन कहते हैं। ये दो कारकों पर निर्भर करता है, पहला तापमान में कमी पर और दूसरा वायु के सापेक्ष आर्द्रता पर। उष्मांक यानी कि ड्यू पॉइंट की बात करेंगे तो वायु के जिस ताप पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे आप उष्मांक यानी कि ड्यू पॉइंट कहते हैं। उष्मांक पर वायु संतृप्त होती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। उस पढ़ने के लिए उषांक का हिमांक 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। पाला या तुषार यानी कि फ्रॉस्ट का बात करें तो जब उषांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। कोहरा या फॉग का बात करें तो वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। वो सांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। धुंध का बात करें मिस्ट का तो हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। बादल यानी कि क्लाउड्स की बात करें तो बादल मुख्यतः हवा के रुदोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उषांक से नीचे गिरने से बनते हैं। ये अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं। पक्षाभ बादल, इनका निर्माण 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले एवं बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। दूसरा है कपासी बादल। ये रुई के समान दिखते हैं, प्रायः 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं और शीर्ष गुंबदनुमा होता है। तीसरा है अस्तरी बादल। ये परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें सतत वर्षण के गुण होते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो उष्ण के उष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रण होने से बनते हैं। जबकि चौथा बादल का प्रकार है वर्षा बादल। वर्षा बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के स्तर के सतह के जो है काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये चार मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादल का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल जो कि पक्षाभ पक्षाभ स्तरीय और पक्षाभ कपासी होते हैं। मध्य ऊंचाई के बादल के रूप में बात करेंगे तो स्तरीय मध्य और कपासी मध्य। कम ऊंचाई के बादल की बात करेंगे तो स्तरीय कपासी स्तरीय जो है वर्षा बादल एवं कपासी वर्षा बादल। याद रखिएगा कि नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र का नाम है। वर्षा की बात करें तो जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की होती है। पहला है संवहनीय वर्षा यानी कि कन्वेक्शनल रेनफॉल। जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। ये हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर ये बहुत ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे जिससे जो है घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। पर्वतकृत वर्षा की बात करेंगे
तो जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान से के साथ जो है ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो ये वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी वायु होने से जो है ये संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है, इससे वर्षा होती है। इसे ही हम लोग पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। अब नेक्स्ट है चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवातों के द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती या वाताग्रीय वर्षा कहते हैं। याद रखिएगा वर्षण के बारे में कि जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। ये द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है, इसे हम हिमताप कहते हैं, सॉरी हिमपात कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। वर्षा एवं हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि ये तथा कारकापात है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादलों से मुक्त होने के बाद सॉरी कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार टुकड़ों में जो है परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। इसे ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा जल से बनती है जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है। बादल फटना का बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि चक्रवात प्रतिचक्रवात इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर बवंडर का रूप धारण करने से होती है। चक्रवात का बात करें तो केंद्र में कम दाब की स्थापना पर बाहर की ओर दाब बढ़ता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं, इसे चक्रवात कहा जाता है। निम्न दाब के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। प्रायः निम्न वायु दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होगी और ऊपर उठेंगी। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज में होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन और टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं। प्रति चक्रवात की बात करें तो जब केंद्र में दाब अधिक होता है तथा केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं तो इसे प्रति चक्रवात कहा जाता है। यानी उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगी। इसमें वाताग्र का अभाव होता है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल यानी कि क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। याद रखिएगा कि चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। चक्रवात और प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप का बात करें तो चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब होता है और उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी की सुई की जो है दिशा के विपरीत मतलब हवा बहती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है घड़ी की सुई की दिशा में बहती है। प्रति चक्रवात में बात करेंगे तो केंद्र में जो है दाब उच्च होता है और पवन जो बहती है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा के अनुरूप बहती है क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपका घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बहती है। तड़ित झंझा या टॉरिड झंझा और टोर्नेडो की बात करें तो ये भयंकर विध्वंसक अल्पकालीन स्थानीय तूफान है। ये अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी बरसी मेघ है जो गरज एवं बिजली उत्पन्न करते हैं। जब ये बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, वहां जहां तापमान शून्य से कम रहता है, तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने से ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्वाधर प्रवाह है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है।
नेक्स्ट, भयानक तड़ी झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोही करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है और ये व्यापक रूप में भयंकर विनाशकारी होता है। इस परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ या वाटर स्प्राउट स्पाउट जो है कहते हैं। ये जल और स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाके में इस तूफान को टोर्नेडो कहा जाता है। हरिकेन की बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है हरिकेन। इसकी गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टाइफून का बात करें तो प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधी चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। धन्यवाद।